नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग आप सभी ओजांकियंस को। और ड्रीम लबासना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमें पता है कि लबासना ही हमारी ज़िंदगी है और हमें वहाँ पहुँचना है और अपने सपनों को पूरा करना है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? क्या सभी दोस्तों को मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? तो आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और ये आपके आज के पूरे ओरिएंटेशन को चेंज कर सकता है अपनी किताबों के बारे में। तो क्या मेरी आवाज़ मेरे सभी ओजांकियंस तक आ रही है? यस या नो प्लीज़। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलें हम शुरू करें। अब जैसे ये हमारे स्टूडेंट हैं अनुज गुप्ता जी, इन्होंने एक ही मैसेज को 15 बार किया। मुझे नहीं पता कि ये स्टूडेंट हैं या वो ट्रॉल्स भी होते हैं कई ढेर सारे। तो इन्होंने कई बार एक ही मैसेज किया, आप हमेशा लेट आते हैं, क्या आप हमेशा लेट आते हैं। 3 मिनट लेट हुआ। उसके पीछे आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्लास को शुरू करने से पहले मुझे कम से कम 5 डिवाइसेस चेक करनी पड़ती हैं, चाहे वो वॉइस की हो, चाहे इंटरनेट की हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो जिसे आपको जिस पे मैं दिखाई पड़ रहा हूँ, कैमरा, बैटरीज, ये सारी चीज़ें आप मुझे चेक करनी पड़ती हैं। सो समटाइम मिस्टेक, जैसे अभी थोड़ा सा इंटरनेट फ्लक्चुएशन हुआ तो हल्का सा क्लास को स्टार्ट करने में उसने जो है वो स्ट्रीमिंग में टाइम लिया, तो ये कम से कम उसने 2 मिनट टाइम ले लिया, तो वो क्या हुआ 3 मिनट। अब आप ये देखिए कि इनका माइंडसेट कितना है। माइंडसेट कैसा है कि पूरी क्लास का जो अर्क है कि अगला 1 घंटा, मैं कभी टाइम नहीं देखता, अगर आपके सवाल है तो मैं वहां तक उसको पूरा करता हूं। उस पॉजिटिविटी को इन्होंने अपने निगेटिव माइंडसेट के साथ कैसे कंपनसेट करने की कोशिश की है। ठीक है, 3 मिनट इज नॉट अ बिग डील कि आप उसमें बहुत, ये टेक्निकल चीज़ है। मैं अभी अमेरिका में नहीं रह रहे ना कि हमारे पास बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजीज हैं। इंटरनेट है, फ्लक्चुएट कर रहा, मौसम बहुत खराब है इस समय यहाँ दिल्ली में और बहुत ज़्यादा तूफान बारिश का जो है मौसम बना हुआ, तो मे बी कि इंटरनेट समटाइम्स वो फ्लक्चुएट कर जाता है। ऐसे बेसिक चीज़ होता क्या है कि यहाँ जरूरी है, क्योंकि अगला 1 घंटा मैं आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। बहुत, मतलब आज मैं आपको साक्ष्य के साथ दिखाऊंगा कि हमारी किताबें हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल होती हैं और हमें कैसे उस पर आउटपुट देना है। लेकिन ये आपको समझना बड़ा जरूरी है कि क्या होता है कि जब हम निगेटिव माइंडसेट के साथ भरे होते हैं, यानी कि अब क्या हुआ, ये मेरी बोतल बिल्कुल फुल है, ठीक है, मैं निगेटिविटी से भरा हुआ हूं। अब इसमें कोई आता है और अपना ज्ञान मान लो उसमें डालने की कोशिश करता है, आपको कोई इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है, सारा पानी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो जब तक आप अपने माइंडसेट को जो है वो पॉजिटिव नहीं करते, जब तक आप अपने आप को लर्न करने के लिए अपने आप को अंदर से खाली नहीं करते हो। जब बुद्ध परेशान थे, उनको कई सालों तक ज्ञान नहीं मिला, तो उनके सब पहले खुद को खाली करो। तुमने इतनी रीत रिवाजों, इतनी जो है वो पराकाष्ठा खुद को भर लिया कि तुम खुद को खोज नहीं पा रहे हो। तो आपको जब कोई चीज पाना होता है तो अपना पात्र खाली करना पड़ता है और पात्र को पिरोना पड़ता है। तो ये हो सकता है कई बच्चों का माइंडसेट हो, राइट, कि हो सकता है कोई कि आप सामने वाला आपके पास आ रहा है, आप संडे है, आज मैं पूरे हफ्ते काम करता हूं, आज मैं रेस्ट कर सकता था, लेकिन मैंने कहा मुझे अपने बच्चों से बात करनी होगी, मुझे कुछ दिखाई पड़ा, मुझे कुछ पैटर्न्स दिखाई पड़े, मुझे कहा अभी कल फिर कोई नया चैलेंज आ जाएगा, मैं हो सकता है मेरे दिमाग से निकल जाए, तो आज के आज मैं इसको बता देता हूं बच्चों को, ताकि वो अपनी तैयारी को और जो है टू द पॉइंट कर सके। तो याद रखिएगा, लाइफ, ये जो हमारी पूरी जर्नी है, आप ट्रॉल्स मत बनिए, ये पूरी जर्नी में आप अपने माइंडसेट को लेकर चलिए। इस पात्र को खाली करिए। इस पात्र को खाली करेंगे तभी दो दुनिया भर के शिक्षक हैं उसमें अपना नॉलेज वो उड़ेड़ पाएंगे, नहीं तो आप हमेशा आपको कोई देगा और आप उसको बाहर कर देंगे। राइट माइंडसेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, चाहे आप कहीं 1 घंटा या 2 घंटा या किसी भी रूप में रहें जीवन में। राइट माइंडसेट आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। रॉन्ग माइंडसेट आपको पता नहीं कहां रसातल में डाल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लियर है दोस्तों? अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि जो हमारी कॉमन डोमेन की बुक, मैंने बताया था व्हाट इज कॉमन डोमेन बुक, मैंने आपको इसके बारे में लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉमन डोमेन जो है वो जो है आपका कंटेक्स्ट होता है वो क्या होता है, उस वीडियो में आप देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि एनसीईआरटी इज एनआईओएस, दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एनसीईआरटीज के बारे में बात करते थे। एनसीईआरटी सर्वसुलभ है, पूरे देश में एक कॉमन फ्रेमवर्क, मैंने लास्ट टाइम आपको एक पूरा कंटेक्स्ट पढ़कर बताया था कि विद्वानों की समिति होती है, उस समिति का एक पर्पस होता है जो गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क के अनुसार एक किताब, एक पाठ्यक्रम तैयार करता है और उसकी हर जो है चैप्टर्स पे चर्चा होती है। सरकार क्या चाह रही है, कैसे चाह रही है, वो उस बुक्स के थ्रू वो आगे प्रोपगेट होता है। इसलिए आपने देखा कई बार एनसीईआरटी के चैप्टर्स को लेकर देश में विवाद हो जाता है। आपके स्कूल की किताब पे नहीं होगा, लेकिन एनसीईआरटी में कोई चैप्टर है, औरंगजेब पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, राणा प्रताप पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, इस पर जो पूरी नेशनल डिबेट होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक अखिल भारतीय संस्था यानी कि आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो इस तरह के कॉमन डोमेन का इस्तेमाल करेगी। अब सवाल यह है कि एनसीईआरटी को पढ़े कैसे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक हल्का सा एग्जांपल दिया था, छोटा सा नन्हा सा एग्जांपल दिया था कि दीज आर द बुक्स ऑफ ज्योग्राफी इटसेल्फ। ये ज्योग्राफी की 6ठी 12वीं किताबें, बहुत छोटी, देखो कितनी हल्की फुल्की किताबें हैं, ठीक है, केवल ज्योग्राफी की। अरे देखो अच्छा खासा इसमें वजन है और बहुत अच्छा खासा सेगमेंट है। अब हमें क्या करना है, इसी तरह की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस,
अब सवाल है कि इतनी किताबें 56 के आसपास बुक्स बन रही हैं, 2000 से ज्यादा पेजेस बन रहे हैं। अब सवाल है कि हमें पढ़ना कैसे, दिमाग में ये बात आती तो जरूर होगी। आपसे ये तो कहा होगा, आपके चाचा फूफा ताऊ किसी ने मिला होगा सीनियर, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, तो ज्ञान आपको मिल गया होगा। मैंने आपको बताया कि क्यों पढ़ना जरूरी है, ये भली बात। अब सवाल यह है कि इसको पढ़ना कैसे पढ़ना है, ठीक है। क्या सारे पन्ने मुझे पढ़ डालने हैं, मुझे ए टू जेड करो एक से पढ़ डालो सारा। अब सवाल है कि ये कितना इंपॉर्टेंस रखती है, सबसे बड़ा जरूरी ये है। दूसरा, ये भारी भरकम कह तो तुम दो कि इसको पढ़ डालो, अभी इसको मैं जब सारा कंपाइल करूंगा इतना जो है तैयार होगा, बाबू इसको हम पढ़े कैसे। तो मैंने कल लास्ट टाइम जो है आपको नई वाली एनसीईआरटी पढ़ने के लिए प्रेरित किया था, ये आपको एक जवाब दे दिया। आज मैं आपसे बात करूंगा कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस कहां है, और वो क्वेश्चन बीटीएल एनसीईआरटी को जो यूपीएससी, देखो एक होगा स्कूल का बच्चा पढ़ेगा, ठीक है। तो आप स्कूल के बच्चे तो हो नहीं कि आज छठी क्लास का आपको एग्जाम देना, तो 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ डाली, पेपर की कटिंग वटिंग करके मास्टर जी से ग्रेड ले लिए, ये तो आपको करना नहीं है। आप कौन हो, आप इस एनसीईआरटी बुक को किसके लिए पढ़ने जा रहे हो, यूपीएससी के लिए पढ़ने जा रहे हो या पीसीएस के लिए पढ़ने जा रहे हो, दोनों लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो आप स्टेट एग्जाम या यूपीएससी के लिए पढ़ने जा रहे हो। अब आपके पढ़ने का तरीका इसके पढ़ने के तरीके से अलग होगा, इसीलिए जब आप इसको जो है वो लाइन बाय लाइन इस तरह से पढ़ते हो या बिना उसके अर्क को समझे पढ़ते हो, तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, अपना एफर्ट, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो मैंने ये तक देखा बच्चे साल साल 1.5 साल जो है एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं और आउटपुट उनका नहीं निकलता है। हमें जो तैयारी करनी है उसमें हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है BTL, बिटवीन द लाइन्स, राइट। बिटवीन द लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी ये तुमसे कह रहा है नेक्टर्स निकालने हम पढ़ेंगे, यानी इसका अप्लाइड पार्ट। क्योंकि पहले से कह रहा है कि आपको रटना नहीं है, ये सारा आपको बैठ के रटना नहीं है, कह रहा है कि इसमें एप्लीकेबल पार्ट यानी बिटवीन द लाइन पार्ट्स आपको समझना, और इस बात को बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से समझना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, और इसकी गहराई को समझने की कोशिश करना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपको प्रूफ देने जा रहा हूं, ठीक है। रेडी हो? अब मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूं कि बीटीएल जो है वो एग्जाम के लिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट कैसे है, और मैं आपको प्रूफ के साथ प्रूफ कर एक एक पेज नंबर फोटो दिखाऊंगा तुम्हें। रेडी? चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि बीटीएल को अगर हम बेस करें, आपके सामने ही मैं उसको निकालूंगा, और यहां पर अगर हम उसको समराइज करें प्रॉपरली, एलडब्ल्यूएमआई में लेकर आए, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, तो एनसीईआरटी हमारे लिए कितनी हेल्पफुल हो जाती है, इसका अब आप जो है वो इंपॉर्टेंस देखने जा रहे हैं। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें प्रस्तुत करने जा रहा हूं, चलिए देखते हैं। ये रहा आपका प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने कुछ सैंपल लिए हैं, ठीक है। क्लियर है, विजिबल है? इंग्लिश में मैं बोल देता हूं, हिंदी में ये टाइप है अभी, तो इसको देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन कहां है, मैं आपको प्रूफ के साथ उसको मैं बताता जाऊंगा, ध्यान से उसको समझना और समझना। क्वेश्चन है, भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है। अब आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास 56 से ज्यादा एनसीईआरटीज हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके यूपीएससी प्री में, ठीक है। भारत में भूमि उपयोग यानी कि लैंड जो आपका यूजेज है, वो कह रहा है कि जैसे हमारी एग्रीकल्चर में जो लैंड यूजेज हो रहा है, या आज हमारा जो भारत के पास 2.4% भूमि है, तो 2.4% हमारे पास लैंड का ज्योग्राफिकल एरिया है। तो वो कह रहा है कि आज हमारे पास ये किस तरह से जो है हम आज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर, तो उस समय के डाटा के हिसाब से इन्होंने एनसीईआरटी पे क्वेश्चन पूछ लिया। ये कह रहा है कि जो हमारा नेट सोन एरिया है, यानी कि बुआई क्षेत्र 25% है, वन 30% यानी फॉरेस्ट 30%, और अदर जो एरियाज है जहां पर हम और एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारे पास 42% है। या बी ऑप्शन कह रहा है कि नेट बुआई क्षेत्र 58%, वन 17% या अन्य क्षेत्र 25%। चूंकि वन रिपोर्ट जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और राष्ट्रीय चर्चा का हर 2 साल पे राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाती है, ठीक है। तो ये यहां पर अगला कह रहा है कि जो नेट सोन एरिया है, यानी कि जहां पर बुआई हो रही है 43%, वन यानी फॉरेस्ट 29%, और वन क्षेत्र 28%, ठीक है। और जो नेट सोन एरिया 47, 123, अन्य क्षेत्र 30% के आसपास बढ़ रहा है। तो नेट सोन एरिया जहां पर, ये नहीं कि एग्रीकल्चर फील्ड की बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है कि नेट सोन एरिया जहां पर उस साल उस फसल में बुआई हुई हो, जो या बारंबारता यहां पे प्रायोरिटी आपको दिखाई पड़ रही है। तो आपको ये समझ में आई, क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। अब सवाल है कि इसका सोर्स क्या हो सकता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो सोर्स है, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। ये देखिए इसका जो सोर्स है, फिगर नंबर 1.4, ठीक है। ये देखिए यहां पे आपको मैं दिखा रहा हूं, एनसीईआरटी का है, मैंने यहां पे आपको सोर्स बताया, ठीक है। दिस इज द सोर्स, 10th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, राइट है। इसका नाम है संसाधन एवं विकास, और चित्र नंबर 1। अब यहां पे टेक्स्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा है, यहां पर उन्होंने एक फिगर का एक उन्होंने इवेल्युएशन किया था और फिगर पे क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली, ठीक है। दैट इज ये तुम्हारा 10th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये है रहा हमारा क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये रहा आपका चित्र नंबर 1.4,
राइट और कह रहा है कि ये एक पाई चार्ट है, इसीलिए आपने देखा होगा आप जब सीसैट पढ़ते हैं, आपको पता है ना सीसैट में आपके मैथ्स में एक पोर्शन होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट। आप लोगों ने अगर सिलेबस देखा होगा प्री में आपका आता है मैथमेटिक्स, ठीक है, सीसैट, तो उसमें आपको पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना पड़ता है। एक्चुअली आईएएस ऑफिसर को अपनी लाइफ में बहुत सी फाइलों में डाटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट, बार ग्राफ, अभी आपने देखा कोविड के कितने केसेस हैं उनके ग्राफ दिए गए, राज्यवार ग्राफ दिए जा रहे हैं, कहां कितनी डेथ हो रही है, कहां कितना वैक्सीनेशन हुआ, ये डाटा उनको हमेशा पढ़ना पड़ता है। इसीलिए यूपीएससी ने क्या किया, वहां पर 2011 में बदलाव किए और 2011 में बदलाव करके उन्होंने मैथमेटिक्स में वो चीजें डाली जो आगे चलकर आपकी लाइफ में ट्रेड्स है, जो आपको यूज करना पड़ेगा एज एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। आपके राज्य में कितना अपराध हो रहा है, कितनी महिलाओं के खिलाफ, ये सब क्या होगा आपको पाई चार्ट या बार ग्राफ में हमेशा मिलता रहेगा। अब इसने कोई टेक्स्ट ना इस्तेमाल करके डायरेक्टली देखो यहां से क्वेश्चन उठा लिया, डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया यहां से, एनसीईआरटी का पहला स्रोत। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शेवराय पहाड़ियां कहां स्थित हैं। फैक्ट बेस्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, शेवराय पहाड़ियां कहां स्थित है। अब तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आने लगे, तो मैं छोटे छोटे एग्जांपल के थ्रू आपको बताता रहूंगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आया, ये यूपीएससी प्री का क्वेश्चन कह रहा है आंध्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु कहां पर हमारे पास ये मिल रहा है। अब इसका जो सोर्स है वो 9th क्लास की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी, नाम है भारत का भौगोलिक स्वरूप, पेज नंबर 14। चलिए देख लेते हैं, ये आपका सोर्स भी मैं आपको बता दे रहा हूं कहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्री का क्वेश्चन कहां से हमें मिला हुआ है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये है एनसीईआरटी सोर्स, मैंने लिया है आपके सामने, मैंने इसको प्रस्तुत कर दिया है, ठीक है। ये आपके सामने यहां पर मैं आपको इसको प्रेजेंट कर रहा हूं, राइट। जब आप जाएंगे, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है, राइट। और जब आप पेज नंबर 14 पे पहुंचेंगे तो आपको यही दिखाई पड़ेगा, मैंने यहां से सोर्स इसका लिया है। तो सीधे सीधे कह रहा है, ये देखिए पूर्वी घाट का, यहां पे मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, आप जाके चेक कर सकते हैं। कहता है कि पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में, कहां पर, साउथ वेस्ट में शेवरॉय तथा जावेडी की पहाड़ियां। ये अलग अलग बार भी क्वेश्चन, ये फिर एक बार आया था, अगली बार जावेडी को लेकर आया था। तो शेवरॉय जावेडी की पहाड़ियां स्थित है, जो ऊटी है, यानी उडगम मंगलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडाई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र पर ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए, ये क्या कर रहा है, एनसीईआरटी आपसे कहता है कि स्टार्ट मैप वर्क। ये मैप वर्क के क्वेश्चन है, वो खुद तुमसे कह रहा है रटो नहीं, मैप वर्क करो, इसको जो है वो देखो। और ये सारे क्वेश्चन यहां से आए, वो मैंने आपको यहां प्रूफ दिखा दिया, दिस इज द पेज नंबर एंड दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो इसके बाद क्या, यूपीएससी धीरे धीरे आगे गया और यूपीएससी ने अपने क्वेश्चंस को और टफ करना शुरू कर दिया, बहुत टफ करना शुरू कर दिया। अब जरा ध्यान से देखते जाओ मेरे साथ, ठीक है, इसको जो है वो आप देखते जाओ कि कैसे ये चीजें जो है वो बदलाव के साथ गुजर रही हैं। डन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने सोर्स दे दिया है, मैं पीडीएफ भी आपको कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इसका मैंने जो है वो आपको पूरा, ये आपके सामने देखिए, ये देखिए, जैसे किसी बच्चे ने कहा जूम कर दीजिए, यही क्वेश्चन था ना, फिर से कहिए तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्वेश्चन को आप दोबारा देखें ध्यान से। कह रहा है शेवराय पहाड़ियां कहां स्थित हैं, ठीक है। तो ये आगे मैप वर्क कह रहा है, अब जरा यहां ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है और ये रहा इसका सोर्स, ठीक है, ये इसका सोर्स है। पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई, आप ये जैसे जाएंगे अनाईमुड़ी के तथा फलाना डोडा बेटा है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत ये है, और पूर्वी घाट के, दैट इज इन द पूर्वी घाट, शेवराय तथा जावेडी की पहाड़ियां स्थित हैं। अब आप क्या करोगे, अब जो मैं आपको ये मुझे आपको सिर्फ दिखाना, ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था, जो आपको मैं बीटीएल वर्ड यूज कर रहा था, जिसमें आप सबसे बड़ी गलती करते हो, और जब आप उसको रीड आउट करते हो, आप मगअप करते हो, याद करते हो, आपसे बिगेस्ट मिस्टेक होती कहां है, जिस पर आप ध्यान नहीं दोगे। क्वेश्चन का नेचर क्या था, क्वेश्चन में पहाड़ी का नाम दिया था, ये शेवराय वाली पहाड़ियां ये देखिए आपके सामने है, ठीक है, पहाड़ी का नाम तो उसने दे दिया कि ये पहाड़ी है, कि ये शेवराय पहाड़ियां कहां है, लेकिन उसमें उसने स्टेट पूछा था, ठीक है, स्टेट पूछा था। अब आपका क्या है, और इसमें जो है एनसीईआरटी में दिया है पूर्वी घाट, कि ये केवल पूर्वी घाट के, और पूर्वी घाट कई जो है वो स्टेट से होकर गुजरता है। भाई इंडिया के दो सबसे प्रमुख जो है वो पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में हमें दिखा जाता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बारीकी से इस बात को समझिएगा कि ये क्या मैं कह रहा हूं। तो आप जरा देखिए, इसमें स्टेट का नाम तुम्हें कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, इसमें स्टेट, क्योंकि वो क्या होगा, वो पूरा पूर्वी घाट ऐसे जो है वो जा रहा है, ठीक है, भारत में अगर आप मैप में देखेंगे यहीं पे दिया हुआ है इसके साथ। अब बीटीएल किसे कहते हैं, आपके दिमाग में आ गया, सर इसमें तो ठीक है कि क्वेश्चन में स्टेट पूछा है,
यहां पर पर्वत कहां किस श्रृंखला का भाग है और कौन सी पहाड़ी है, उसकी ऊंचाई क्या है, ये डाटा इसने दे दिया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था, जिस पर टीचर आपकी मदद करता है या कोई आपका गाइड, आप मेंटर आपकी मदद करता है और मगब से रोकने को बताते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बीटीएल। बीटीएल क्या होता है? अब आप क्या करोगे अगर आप बिगिनर हो और आपने कहा नहीं मैं तो अपनी मेहनत से एनसीईआरटी पूरी रट डालूंगा। आपने क्या किया, इसका आप ऐसे नोट्स बनाओगे, जाओगे कॉपी में लिखोगे ये वाला पर्वत है फलाने ठिकाने, ये ऐसे ऐसे आप नोट्स बना डालोगे। ठीक है, मैं कहता हूं अच्छे नोट्स आपने बना डाले, लेकिन इसमें जो बीटीएल है वो देखो क्या है। वो ये कहता है, उसने खुद कह दिया, यूपीएससी वाले कोई बेवकूफ थोड़े ना है, वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेलते। भाई उन्हें 13 लाख लोगों में से अपने काम के 12,000 मेंस के लिए छांटने हैं, तो कैसे छांटेगा? वो जानता है कि तुम गलती कहां करोगे। उसका एग्जामिनर बहुत जाना माना प्रोफेसर होता है जो एग्जाम कॉपी सेट करता है, या कई पैनल्स जो होते हैं वो बनाते हैं क्वेश्चन पेपर, तो बड़े स्मार्ट लोग होते हैं। वो ये जानते हैं कि तुम गलती कहां करोगे। उनको एक नेचर पता होता है, साइकोलॉजी पता होती, कौन सा स्टूडेंट रटने वाला और कौन सा स्टूडेंट समझ का है। तो उन्हें क्या होता है, प्री एग्जाम छन्नी होती है। छन्नी का मतलब छान लेना। तो उन्हें नॉन सीरियस स्टूडेंट छांटने होते हैं, अपने काम के उन्हें 12,000 14,000 बच्चे निकालने हैं। उन्हें क्या है, इसमें लिखा है कि प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति। अब ये देखो, इसमें खुद कह रहा है, एनसीईआरटी कह रहा है कि जो सिचुएशन है सिटीज की या स्टेट्स की, उनको मानचित्र में ज्ञात कीजिए। दिया नहीं है, कह रहा है ज्ञात कीजिए, यानी यू हैव टू आइडेंटिफाई। अच्छा, जब स्टूडेंट खुद पढ़ता है तो अगर मैं कम से कम 100 से ज्यादा बच्चों के नोट्स देख चुका हूं जो ये खुद से कह रहे हैं कि सर हम करेंगे या करेंगे, मैंने देखा आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मिस्टेक्स से बचाना मेरा काम है। आप साल 2 साल बाद वो चीज सीखें, अपना समय बर्बाद करें, वो मुझे तकलीफ होगी, क्योंकि उसकी कीमत आप अंदाजा नहीं लगा सकते, उसकी कीमत आपके लिए क्या हो सकती है। ठीक है, तो अब वहां पर क्या होगा कि हम यहां जाएंगे और यहां पर हम एक चीज महत्वपूर्ण तरीके से देखेंगे कि आपने उसको स्किप कर दिया। आपका पूरा फोकस, आप मुझे एज ए स्टूडेंट बताइए, आपका फोकस क्या होता? आप पहाड़ियां लिखते, अनाईमुडी कितनी ऊंची है, डोडा बेटा कहां है, ये पूर्वी घाट में। आप क्या चीज स्किप करते? आप ये वाला पार्ट स्किप कर देते कि मुझे अभी इसके साथ मैप जोड़ना, क्योंकि मैप तो आपको लगता है कि बाद में पढ़ना है ना, आप मैप स्किप कर देते। और यही आपका बीटीएल है, बिटवीन द लाइन। एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। तो बीटीएल आपका सबसे इंपॉर्टेंट। अब आप ये स्किप कर जाते हो और यूपीएससी वालों ने, अभी आपको मैंने प्रूफ दिखाया कि उन्होंने इस डाटा को यूज किया है, लेकिन इस डाटा को एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा है। आपके सामने मैंने प्रूफ किया। इसमें कहीं स्टेट का नाम दिया है ना। इसके लिए क्या करना होगा, आपको बीटीएल निकालना पड़ेगा। इसको बोलते हैं बिटवीन द लाइंस, यानी दी गई चीज में मुझे कॉन्सेप्ट निकालना है। क्योंकि अगर रटी रटाई चीज दे देंगे तो हर बंदा एससीईआरटी जो तुम्हारे जो कई सालों से 4-5 साल से तैयारी कर रहा है, ठीक है, पुराना कमरा लेके, जिसके आगे के बाल बाल झड़ गए हैं, ठीक है, और जो मतलब अपने उम्र के 30वें उत्तरार्ध में है, 5 साल से तैयारी कर रहा है, तो नए बच्चे जो साफी नाफी जैसे नए बच्चे जो आईपीएस बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, ये टीना डाबी जैसे 21 साल 22 साल के लोग आईएएस बन रहे हैं, उनको तो कभी मौका नहीं मिलता। क्योंकि जब तक बुजुर्ग आगे हटेंगे नहीं, जैसे परिवारों में होता है कि जब तक वो बढ़ के भैया जो है उनकी शादी नहीं हो जाएगी, तब तक पीछे वाले बेचारे एक नंबर ही नहीं आता है शादी का। ठीक है, तो वहां पर भी यही होता है कि जब तक वो तुम्हारे बुजुर्ग हट नहीं जाते, तब तक ये हमारे जो नए बच्चे हैं, ये जो अभी ग्रेजुएशन में जाएंगे या ग्रेजुएशन के खत्म होते होते उनको आईएएस बनने का जज्बा है, आईपीएस बनने का, वो तो खत्म हो जाता। तो यूपीएससी उसके लिए शॉर्टकट देता है, कहता है कि आपके अंदर अगर अंडरस्टैंडिंग है, आप इसी दिए गए फैक्ट में अगर आप बीटीएल पकड़ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहां पर भी हम लोग को क्या करना है, आपको समझ में आया, मैंने प्रूफ के साथ दिया कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है वो डाटा इसमें से मिसिंग है। वो डाटा आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और मैं आपको अंदाजे से बता दूं, अगर आप बिगिनर हैं और आपको वो नशा चढ़ा हुआ है कि मुझे खुद से आज एनसीईआरटी फोड़ के खत्म कर देना है, अभी अगला क्वेश्चन देखना और मजेदार है। अगला क्वेश्चन तो वो उसका भी बाप है और मजा आएगा तुम्हें इसमें। तो उसमें क्या होगा, आपको अगर ये लग रहा है तो वहां पर आप मुझे सोच के बताइए कि अभी आप अंडर ग्रेजुएट है, पहली बात एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में ये बात आएगी कि मुझे इसमें बीटीएल कैसे लेकर जाना है। ये तो इतना एक्सपीरियंस हमने किया, इतना रिसर्च किया, हमारा काम रात दिन का यही है, हमारी टीम का काम यही है। तो हमें वो चीज समझ में आएगी यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंडसेट कैसे ट्विस्ट करता है, वो कैसे जो है वो इतने लाख बच्चों में से कुछ हजार बच्चों को छाटेगा, उसका ट्रिक तो है, वो ट्रिक बीटीएल है। सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन द रीडिंग ऑफ एनसीईआरटीज, कि ये वाली लाइन को हम अरे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, भक हम पहले नोट्स बना लें, इसको भाड़ में जाइए ज्ञात व्यात करना, आप इसको सबसे पहले स्किप कर देंगे और यही तुम्हारा क्या बन गया, आया क्वेश्चन, ये आया। दिस इज द फैक्ट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम चित्रों को जैसे मैंने इससे पहले का क्वेश्चन मैंने छांट इस तरह क्वेश्चन दिए, हम उसको जो पाई चार्ट है, बार ग्राफ, हम उसको छोड़ देते हैं। आप भी नोट्स में उसको आप कभी शामिल नहीं करोगे, बहुत इक्का दुक्का मैंने देखा है बच्चों को, वो आप मुझे ईमानदारी से बनाना। जो इससे पहले मैंने आपको ये पाई चार्ट दिखाया था,
इसको लोग अवॉइड कर देते हैं। मैंने देखा, अरे सर ये कुछ ग्राफ दिया, ठीक है, लेकिन अब देखो सीधे क्वेश्चन यहां से पूछ लिया। तो इसका मतलब है वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस, हमें इसको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। समझ गए? अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, और मजेदार है। इसमें यूपीएससी ने अपने एग्जाम क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं पजल बेस्ड क्वेश्चन। आगे जो मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं उसको हम लोग बोलते हैं पजल बेस्ड क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन बहुत निगेटिव मार्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। इसमें दो तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं और इसमें पूछा जाता है कि विच स्टेटमेंट इज अ ट्रू, एंड जो सेकंड स्टेटमेंट उसको जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हम पूछते हैं। अब इसको हम लोग पजलिंग, यानी ये दो अलग अलग इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। मैंने जितने भी स्टूडेंट से अभी तक बात की है, सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग वर्क होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। फैक्ट लिया है, फैक्ट उठाया, बोला कि जो आपकी काली रिवर है, काली रिवर वो इंडिया के जो साउदर्न पार्ट है उसमें ईस्टर्न साइड में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न घाट की तरफ बहने वाली एक रिवर है। दूसरा कह रहा है दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर, दैट मींस अब इस क्वेश्चन का नेचर अलग हो गया। पहले में उसने डायरेक्शन और फैक्ट पूछा है, एक नदी का नाम दिया है और फैक्ट पूछा। क्वेश्चन का नेचर समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्वेश्चन क्या है। लेकिन दूसरे में क्या कर रहा है, ये उसके फिजियोग्राफिक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है। इसको हम लोग पजल बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि अलग अलग इंफॉर्मेशन को जोड़कर एक क्वेश्चन बना देना। यह कहीं से एब्सोल्यूट डाटा के रूप में नहीं मिलेगा। तो जो स्टूडेंट डाटा अपनी कॉपी में खुद खूब लिख रहे हैं, डाटा खूब याद कर रहे हैं, वो सावधान हो जाएं। उनके लिए बहुत बड़ी मिस्टेक्स अब जो है वो सर पर आ रही है। आपको क्या करना है, अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कह रहा है दक्कन है, जो हमारा 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक लावा पठार है, कह रहा है दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर, किस किनारे पर, जो वेस्टर्न मार्जिन है उस पर उच्चता पर है, यानी कि वो हाईलैंड के फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ हाईलैंड, और पूर्व में बंगाल खाड़ी की दिशा में, यानी ईस्टर्न साइड में उसकी मंद प्रवणता है, यानी कि उसकी ढाल स्लोअर होती चली गई है। अब ये पूरी तरीके से एक फिजियोग्राफिक, यानी उसकी जो फिजियोग्राफिक कैरेक्टर का क्वेश्चन है, जो आज के समय में बहुत इस तरह के क्वेश्चन अबेंडन जो है यूपीएससी प्री में आने लगे हैं, जहां पर वो अलग अलग, यानी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपको सोचना है तो इस समय आपको पूरे दक्कन के पठार को विजुअलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो अलग अलग इंफॉर्मेशन, अभी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ये दो अलग अलग इंफॉर्मेशन और ये दो अलग अलग चैप्टर्स है। These are the two different chapters, उनको मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया है, इसीलिए ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको पजल बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। इस बात को समझ लेना। अब ये कह रहा है कि दक्कन का पठार अपने पश्चिमी किनारे पर ऊंचा, वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, पश्चिमी किनारे पर ऊंचा है या पूर्वी ढाल इसकी, नहीं, पश्चिमी नहीं, पूर्वी शायद ऊपर है, नहीं, ये मुझे लग रहा है कि दक्षिणी पार्ट ऊपर, क्योंकि इधर से आया। अब एग्जामिनेशन में जो वेस्टर्न है, साउदर्न है, ईस्टर्न सब मिक्स कर जाता है, क्योंकि आपने जब पढ़ाई की थी तो आपने बीटीएल पे ध्यान कहां दिया था, आपने तो केवल फैक्ट, अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, पेज नंबर मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, आपने केवल फैक्ट पे फोकस किया था, इमेजिनेशन पे। अब वहां पर क्या होता है, ढाल चला जाता है पश्चिम में, वेस्टर्न में, ऊंचाई चली जाती है दक्षिण में, और आपसे जो होता है वो जाता है आंसर गलत। अब वहां पर क्या होता है, अब आपको ये नहीं पता चल रहा है यार ये बी सही है कि नहीं है, क्योंकि आपको ये ध्यान नहीं आ रहा है कि ऊंचाई तो पढ़ी थी कि भाई ये हाईलैंड है, लेकिन हाईलैंड किस साइड में है ये मुझे याद नहीं आ रहा है। ये मुझे याद, क्योंकि आपने उसको बीटीएल करके नहीं पढ़ा था, आपने तो केवल एक फैक्ट पे पूरा फोकस दिया था, आपने मैप पे फोकस नहीं किया था, आपने उसके जो है वो चित्र जो दिए थे आपने सोचा था फालतू दिया हुआ है, उसकी स्टडी मुझे करने की जरूरत नहीं, तो आपने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और एग्जामिनेशन में जो है वो मैंने आपको बताया था, ये एग्जामिनेशन एलिमिनेशन का एग्जाम है, इसको तो आपको छांट के खत्म करना है, आपका मामला खत्म करना है, आपको अपनी सीट बचानी है। तो उसके लिए आपको कंपटीशन का नेचर समझना पड़ेगा कि वो आपको रिजेक्ट करना चाहता है, आपको सेलेक्ट होना है कि भैया मुझे ले चलो मेंस में। तो इसका मतलब है कि वो पकी पकाई इंफॉर्मेशन तो नहीं पकड़ेगा, नहीं तो जो बुजुर्ग हैं कई सालों से तैयारी कर रहे हैं वो उनको फायदा हो जाएगा, ठीक है, जो कई अटेम्प्ट में लगे पड़े थे अपना। और जो नया बच्चा है जो आना चाहता है, क्रिएटिव है, वो जो अप्लाई पर, वो बेचारा रह जाएगा, तो अन्याय हो जाएगा ना। ये एग्जामिनेशन कहता है मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करो, स्वागत है आपका, आप 21 साल के हो, आ जाओ कोई बात नहीं है। और है हमारे आपके बच्चों में, आप यूट्यूब पे देखते हैं कितने जो है सक्सेसफुल होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। अभी आपने प्रदीप कुमार का देखा, मूछें भी पूरी नहीं आई, राष्ट्रपति के सामने भाषण दे रहे हैं, ठीक है, प्रशासन संभाल रहे हैं, उनसे उम्र में कई बड़े लोग उनको सलामी दे रहे हैं, सैल्यूट ठोक रहे हैं, ठीक है, देख के लगता है कि कार से कोई बच्चा उतर के भी सीधे सीधे आ गया है, ठीक है, पूरी मूछें भी नहीं आई हैं, अभी जो है वो हल्के हल्के बाल हैं और आईएएस हैं, उनके सामने भारतीय प्रशासनिक सेवा लिखा हुआ है। तो ये हमारे आपके बीच से तो निकल रहे हैं लोग, और कहां से निकल रहे हैं, ब्रह्मांड के बाहर थोड़े से आ रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि रिक्वायरमेंट है क्या।
ये सभी बहुत पिछड़े क्षेत्रों से, बहुत जो है अंडर प्रिविलेज लोग, लेकिन इन्होंने एक इनकी संघर्ष की प्रवृत्ति रही है, पढ़ने के तरीकों को उन्होंने लगातार बदला, अपनी गलतियों से सीखा है। तो आज जो लोग हैं वो अपनी गलतियों से सीखे मेरे साथ। अब चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं इसमें, ठीक है। अब देखिए, आ जाओ, ये है आपका प्रूफ, मैं आपको बता देता हूं कहां से है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूं। ये है पेज नंबर 12-13, 9th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 12-13 से, यानी चैप्टर का नाम है भारत का जो है भौतिक स्वरूप, द फिजियोग्राफिक फॉर्म ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 से ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है, दो, इसको पजल बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। इनका डोमिनेंस होता जा रहा है। तो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ये फिगर नंबर 2.8 दिया हुआ, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। मैं हिंदी में भी दिखा दे रहा हूं, इंग्लिश में भी ये अवेलेबल है। तो प्रायद्वीपीय पठार कहता है, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज क्या करते हैं, जैसे टेबल टॉप स्ट्रक्चर, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय व रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। अब यहां पर क्या होगा, हम क्या करते हैं, हमारा बच्चा क्या करता है, इसको नोट डाउन कर लेता है। बट व्हाट डू यू मीन बाय टेबल टॉप स्ट्रक्चर? अब बीटीएल क्या करेगा, बीटीएल क्वेश्चन पूछेगा कि ये लिखा हुआ है मेज की आकृति, मैंने बच्चों के नोट्स देखे, मेज की आकृति, वाह, पहला पॉइंट एकदम रेडी, मैंने शॉर्ट में कर लिया, इस पूरी लाइन को मैंने 2 पॉइंट में लिख लिया, बहुत मजा आया। बट व्हाट इज द डिफरेंस, जो है वो टेबल टॉप स्ट्रक्चर कहते किसको है, एंड हाउ दिस टेबल टॉप स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द माउंटेन स्ट्रक्चर, वो कैसे अलग होता है, दोनों के बीच में एक परिभाषा का अंतर होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, पुराने क्रिस्टलीय चट्टान आग्नेय चट्टान और रूपांतरित शैलों से बना है। क्रिस्टलीय चट्टान किसे कहते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन किस तरह की प्रक्रिया होती है। एग्जाम में ये थोड़ा ना पूछेगा कि किससे बना है, वो प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछ लेगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, मेटामॉर्फिज्म क्या है, किस तरह का मेटामॉर्फिज्म इसमें आप देखने को पाते हैं। फिर कहता है ये गोंडवाना भूमि के टूटने, अब ये 2011 का भी क्वेश्चन है। गोंडवाना हमारा सबसे प्राचीन पार्ट है जो कभी पैंजिया का हिस्सा बना करता था। अब इसके पीछे आपको बीटीएल पे जाना पड़ेगा। और गोंडवाना सबसे प्राचीन चट्टाने होने की वजह से जो कार्बोनिफेरस युग में जो बहुत बड़े परिवर्तन हुए थे उसकी वजह से हुआ था। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का 90% कोयला, अब इसी को बेस बनाकर, भारत का 90% कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। 90% ऑफ द कोल अकर्स इन विच टाइप ऑफ रॉक्स, यही से बेस बनाकर क्वेश्चन बनाया था। 90% हमारी चट्टानें गोंडवाना चट्टानों में पाई जाती है। क्वेश्चन के डेरिवेटिव्स बदलते रहते हैं, आपने इसको पढ़कर छोड़ दिया, अगली बार यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां, आगे देखो गोलाकार पहाड़ियां हैं, अगला इसका अगला पेज है ये। 2 मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि यानी कि सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, ये सेंट्रल में हाईलैंड है, तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय भाग का वो है। अब इसको पढ़ने के लिए आपको मैप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप मैप के साथ उसको देखते जाओगे और जो हमारे आंसर दिए हुए हैं ये पूरा इसके साथ ये आगे उन्होंने जोड़ दिया कि मध्य भूमि से विंध्य श्रृंखला की दक्षिण में, कहां पर, दक्षिण में। तो जो ऑप्शन आपके दिए हुए थे उसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा और आपने इसका क्या किया, बीटीएल किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख लो, अगर आपने इसका बीटीएल किया है तो निश्चित रूप से याद रखिएगा, निश्चित रूप से आप इस बीटीएल के थ्रू इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आपने इसको एज इट इज रटा है, एग्जाम में क्वेश्चन देखा कितना कंफ्यूजिंग किया था, कितना कंफ्यूजन किया था। 2 अलग अलग पार्ट्स को जोड़े और एक क्वेश्चन के भी 2 पार्ट कर दिए, ठीक है। यहां पर दक्षिण के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कह रहा है तो वेस्टर्न में तो ये धीरे धीरे राजस्थान के साथ चला जाएगा, ठीक है। दक्षिण के मध्य उच्च भूमि कहां पर, साउदर्न साइड में, ऑप्शन में ही नहीं था। तो ये तब होगा जब आप इसको विजुलाइज करोगे या बीटीएल के साथ जोड़ोगे इसको, यानी बिटवीन द लाइंस के साथ इसको अटैच करोगे, तभी आप इसके साथ सरवाइव कर पाओगे। नहीं तो बाबू 2000 पन्ने, ठीक है, जब इसको लगाओगे, जब इतना भारी, इसको पढ़ने के बाद 0 सन्नाटा जो है वो टोटल जो है वो आपके हाथ लगेगा। मैं नहीं चाहता कि किसी ओजांकियन का एक भी घंटा बर्बाद हो, वो टू द पॉइंट। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए रिसर्च कर रहा हूं कि तुम्हें सही रास्ते पे, तुम्हें कैसे जाना है वो तुम तय करोगे, लेकिन सही रास्ते पे जाना है और सही तरीके से जाना है, ठीक है। सपने हम में से और आप में से लोग देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने सपनों को पूरा करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ भटकते रहते हैं। तो मैं उनका संबोधन कर रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं जिनको अपने ड्रीम्स में बिलीव है। ये जो बच्चे हैं जो आज सेलेक्ट हो रहे हैं, ये कहीं अंतरिक्ष से नहीं आए। इनके जीवन भी अगर देखोगे तो इनके जीवन में बहुत संघर्ष है। अगर आपको लग रहा है आपका लाइफ बहुत टफ है, इनकी लाइफ के बारे में पढ़ो, उर्मिल खेर के बारे में पढ़ो, तो आप ये देखोगे इनका शरीर काम नहीं कर रहा था, इनके परिवार साथ नहीं थे, इनकी गरीबी, इनके जो है वो गोविंद जायसवाल के बारे में पढ़ो, तो आप इनको देखोगे इनके जीवन में बहुत कठिनाइयां रही और इन कठिनाइयों से पार पाते हुए ये फेलियर थे, समाज के ताने झेल रहे थे। एक चीज था कि इनको सुधार करना था, इनको अपनी गलतियों से सीखना था। जब आज की डेट में आप यही जब 3rd रैंक और इन सब के जब आप सुनते तो कहते हैं कि मेरे से जो गलतियां हुई आप ना करें। जो शिक्षक के रूप में आज वो हैं तो वो कह रहे हैं कि मेरे से जो गलती हुई, मुझे 3 अटेम्प्ट लग गए, 4 अटेम्प्ट, आप ना करें, आपको बता रहे।
लेकिन आप नहीं सुनोगे या उसको जब तक सुनकर अप्लाई नहीं करोगे तो फिर आप गलतियां करते रहोगे। हो सकता है वो भाग्यशाली थे या मेहनती थे, उन्होंने चौथे पांचवें अटेम्प्ट में अपने आप को पा लिया, लेकिन हो सकता है कि आप चौथे पांचवें अटेम्प्ट में भी अपने आप को ना पा पाओ, खत्म हो जाए मामला। फिर क्या करोगे? जीवन भर पछताते रहोगे। पछताना नहीं है, सही रास्ते पे चलना है, सही तरीके से तैयारी करनी है और आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। समझ में आया? आज आपको प्रूफ के साथ बताया। ऐसे बहुत से प्रूफ हैं, ठीक है, ये भरा पड़ा, आगे मेरे क्वेश्चन जो है वो भरे पड़े हैं। तो ये आप समझने की कोशिश करो कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। डन है? आपको प्रूफ के साथ मिल गया। जो चीज मेरी आज सक्सेस रही, अगर मेरी बात पहुंची कि बीटीएल क्या होता है, यानी कि यूपीएससी ने हमें एनसीईआरटी मिला तो है, डाटा भी बहुत अच्छा ऑथेंटिक है, लेकिन अगर इस डाटा को अगर हमने इनहैंस करके नहीं पढ़ा तो ये हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूं, कैसा मतलब होता है कि आपको कितने फ्रंट पर इस एक एनसीईआरटी को ही खाली अगर एक एग्जांपल लूं मैं, तो कितना आपको जो है वो चैलेंज है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अब जैसे मैं फिर से वापस फर्स्ट क्वेश्चन में आता हूं, मेरी बात को बड़े ध्यान समझना प्रूफ में। अब जैसे आपके सामने यही क्वेश्चन आ जाता है, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले यूपीएससी में आया हुआ है, मान लो इसी साल आपका या अगले साल आपका प्री में क्वेश्चन आ जाए। अब इसमें क्या होगा, वन का जो क्षेत्र है वो बदल गया। फॉर एग्जांपल आपका इसी साल एक वन रिपोर्ट आ जाती है। अब आप देखिए कि सारा डाटा आप उसमें समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन आपको करंट के साथ भी अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो होने वाले परिवर्तन है, सरकारों के द्वारा होने वाले प्रयास हैं, वन रिपोर्ट की जो आपके रिपोर्ट्स आई हुई हैं उसमें भी, और अब उसमें जो ट्विस्ट होता है, जब आप उस रिपोर्ट को पढ़ोगे तो ऐसा नहीं, अब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मैगजीन एक ले आते हैं मंथली और उसमें रट लेते हैं कि भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार जो है वो भारत में इतना वन क्षेत्र, इतने फॉरेस्ट है, आपने उसको याद कर लिया, आपको लगा बहुत स्मार्ट है, अब यूपीएससी के एग्जामिनर की आप ऐसी तैसी कर देंगे, आज उसकी जो है इज्जत उतार लेंगे। लेकिन वो सबका माई बाप है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां पर उसने एक गेम खेला वर्ड्स के साथ। बीटीएल का बहुत मतलब होता है, बीटीएल बहुत बड़ी आर्ट होती है, ये एक दिन में या एक घंटे में नहीं सीखी जाती है। ये कहता है नेट बुआई क्षेत्र, यानी कि नेट सोन एरिया। आपको नेट सोन एरिया जब आप पढ़ोगे उसका मतलब तुम्हें नहीं पता है, आपने उसको रट लिया। यही जब एनसीईआरटी जब आप जाओगे अगली क्लास में, 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो यहां पर एक दिया है कि भारत के 52% पे, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूं, भारत के 52% हिस्से पे खेती की जाती है, 53% पे, ठीक है, भारत के इतने बड़े हिस्से पे खेती की जाती है। अब वहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है, आपको इसमें डाटा दिया हुआ है 7th क्लास की एनसीईआरटी, 8th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आपका जो है वो भारत के 53% हिस्से पे खेती हो रही है, आपने पढ़ लिया। यहां पर आप जब एग्जाम में क्वेश्चन देने आए तो कह रहा है कि नेट सोन एरिया। अब आप एग्जामिनेशन में क्या करोगे, एग्रीकल्चर फैक्टर को नेट सोन एरिया के साथ मर्ज कर दोगे और कहोगे यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये दो अलग अलग फैक्टर्स हैं और दोनों एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सो आपको कंटेम्प्रोरी डाटा और सबसे बड़ी बात, इस्तेमाल किए जाने वाले जो शब्द है, यानी कि जो आपको यूज किए जा रहे हैं, उनको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। और कई बार जब हम इतने प्रीमेच्योर होते हैं या हमें उतनी डेप्थ नहीं पता होती है या हम अपना अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, तो हमें उतनी गहराई नहीं पता होती कि यार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जो है वो एग्रीकल्चर लैंड इन रिस्पेक्ट टू द ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र में कितना हमारा कृषि क्षेत्र है, और नेट सोन एरिया ऑफ दैट एग्रीकल्चर फील्ड, इन दोनों रेशियो में हमारे क्या डिफरेंस होता है। फिर हमसे क्या होता है, एग्जाम में बहुत बड़ी गलती हो जाए, हम बारीक गलतियां करके चले आते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। तो मेरी आज की जो कोशिश थी वो यही थी, मेरी आज की कोशिश थी कि मैं किसी भी तरीके से, यस जो देखो, इट्स नॉट अबाउट ओनली इंग्लिश। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं भी हो सकता है आपने मैंने इंग्लिश में डिक्टेट किया था इसको, बिकॉज आई टीच इन बोथ लैंग्वेजेस। मैं इंग्लिश में नोट्स रखता हूं और मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है वो LWMI है, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका, मैं जो एनसीईआरटी पढ़ाता हूं वो LWMI पे पढ़ाता हूं, लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन। एंड मेरे साथ क्या है कि मैं दोनों लैंग्वेजेस में बहुत कंफर्टेबल हूं। तो ये मैंने सिर्फ एक सैंपल दिया है बिकॉज ऑफ टाइम कम है। सो एक सिंपल सा, दैट इज अ नेट सोन एरिया, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो आपको बारीकी समझ में आई कि ये जो डाटा है, इस तरह का डाटा, दैट इज गिवन फॉर द एग्रीकल्चर लैंड ऑल्सो, एंड दे आस्क द नेट सोन एरिया, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एग्रीकल्चर लैंड एंड द नेट सोन एरिया, यानी कि कुल बुआई क्षेत्र और कुल जो है कृषि क्षेत्र के बीच का जो अंतर अगर आप नहीं जान पाओ, क्वेश्चन पक्का गलत है, गया आपका। फिर इसको करंट से जोड़ना है, क्योंकि जो आपका वन क्षेत्र है उसमें बदलाव लगातार सरकार कर। अब इसमें भी तुम सोचोगे सर मैंने तो फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ ली है, लेकिन यूपीएससी का एग्जाम है ना, वो माई बाप है सबका, वो क्या करेगा, जब हमें पता है, जब तुम जो वन रिपोर्ट पढ़ते हो उसमें 2 क्राइटेरिया आता है, एक वन क्षेत्र और एक गैर वन क्षेत्र, ठीक है। यानी कि फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट, मतलब वो पेड़ होते जैसे सड़कों किनारे पेड़ लगे हैं, तो कई बार इनको हम लोग जो है नॉन फॉरेस्ट एरिया में दिखते हैं और इनका जो है वो परसेंटेज देता है। जब हम कोई मैगजीन पढ़ते हैं, मतलब हम डायरेक्टली सोर्स से नहीं पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो मैगजीन ऐसे तैयार की जाती है,
तो हमें लगता है यस इंडिया में इस बार 22%, क्योंकि भाई नेशनल मीडिया में भी आ रहा 22% जंगल जंगल जो सरकार जो कर रही है उसके बारे में बता रही है। बट उसने धीरे से बारीकी में जैसे नॉन फॉरेस्ट एरिया का परसेंटेज पूछ लिया और आप 22% लिख के चले आए। ठीक है, आप तुरंत गए और थोड़ा बड़ा 22% या 23% जो भी आया है आपने लिख दिया, और उसने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, या उसने पूछा कि फॉरेस्ट एरिया एस्पेक्ट ऑफ द नॉन फॉरेस्ट लैंड, यानी कि वन क्षेत्र गैर वन क्षेत्र को निकालकर। बड़े देखो कितना बढ़िया दिमाग, पूछा फॉरेस्ट एरिया, तो जब हमने 23% उसको बनाया तो हमने सारे पेड़ों को गिन लिया। बट उसमें एक छोटा सा क्राइटेरिया आता है कि जो हमारे छोटे छोटे छितराए, उसमें भाई जंगल का मतलब होता है जहां वन्य जीव रह सकते हैं। अब वो सड़क किनारे पेड़ है, वहां थोड़े ना हाथी भालू एक दूसरे के साथ जो डांस करते घूमेंगे, नहीं होता है। तो वो कहेगा कि वन क्षेत्र उसमें से इतना निकाल कर, और आप क्या है, आपने तो तुरंत आपके दिमाग में ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, 23% पर टिक मारो, खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम, निकल गया मामला। तो आपको यह भी करना पड़ेगा, याद रखिएगा। डन है।